बैक टू SRBSC क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं इशिका शुक्ला स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर, हमारी अपनी फैमिली में SRBSC क्लासेस में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन करनी है और उसी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए आ गया है यूनिट 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर जस्ट फॉर यू, फ्री ऑन YouTube। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करना है, क्वेश्चन की प्रॉपर अप्रोच दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें उसके आंसर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर और आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको हम स्टार्ट कर। ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक रेडियस एंड वेंडर वॉल रेडियस। बीएससी की एक बहुत खास बात यह है कि जब भी वो कोई टॉपिक आपसे क्वेश्चन में शॉर्ट में पूछेगा तो आपको कभी भी उसको उसी वाले टॉपिक से कहूंगी या जो टर्म क्वेश्चन में पूछा है उससे नहीं स्टार्ट करना। एक बार आप उसमें एटॉमिक रेडियस जरूर डिफाइन करें। ठीक है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कोशिश करें कि उसको अच्छे से डिफाइन करें, उसका आंसर अच्छा निकल के आए, जिससे आपको मार्क्स बिल्कुल फुल मिले। चलिए, तो मेटालिक रेडियस और वेंडर वॉल रेडियस में क्या डिफरेंस हो सकता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज एटॉमिक रेडियस फॉर अस। एटॉमिक रेडियस हमारे लिए क्या मायने रखता है, क्या था भाई? देखो, ये रहा हमारा प्यारा न्यूक्लियस, ये रहा हमारा पहली शेल, ये रही हमारी दूसरी शेल, ये रही हमारी तीसरी शेल। और अगर किसी एटम में एक शेल, दो शेल, तीन शेल, कितना भी है, तो न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक की जो दूरी होती है बेटा, उसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस। इसको हमने पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज करती है और जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करती है। रेडियस इंक्रीज इसलिए करती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। एटॉमिक रेडियस का टॉपिक आपको आपके वीडियो लेक्चर में प्रोवाइडेड है माय डियर स्टूडेंट्स, जिससे आप बहुत आसानी से उसके आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मेटालिक रेडियस जो आपके लिए नॉट मेटालिक रेडियस, ये जो अक्रॉस द पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये सब जो कुछ मैं बोल रही हूँ, ये सब आपके लिए आंसर है। ये सब कुछ आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। ठीक है, मतलब शेल्स बढ़ती हैं ग्रुप में तो साइज बढ़ता है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं साइज नहीं बढ़ता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मतलब शेल्स को इंक्रीज नहीं होना है। ठीक है, ये तो बात हो गई मैम इसके एटॉमिक रेडियस की, लेकिन हमसे तो कह रहे हैं ब्रिंग आउट द डिफरेंस। तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं एक क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, मैं एज अ टॉपिक सॉल्व करवा रही हूँ। ये आपका रिवीजन है कि अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो उसके साथ में मैं आपके 4 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करा रही हूँ कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन बताइए, मैंने वो भी बता दिया। आप एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बीच में लाइन ड्रॉ करके मेटालिक रेडियस और वेंडर वॉल रेडियस के बीच में डिफरेंसेस लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम एटॉमिक रेडियस और वेंडर वॉल रेडियस के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सॉरी, मेटालिक रेडियस यानी कि इसको मैं लिख दूंगी RM। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ। ठीक है, और वेंडर वॉल रेडियस को मैं लिखूंगी RV। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि मेटालिक रेडियस होता क्या है। मेटालिक रेडियस इज द डिस्टेंस व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड। मतलब व्हेन टू मेटल्स आर बॉन्डेड with only the force of attraction, then मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मेटल के एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, सॉलिड होता है, तो सारे एटम्स अगर क्लोजली पैक्ड है तो आसपास वाला जो एटम है उसके न्यूक्लियस की दूरी का आधा, हाफ, न्यूक्लियस दो इंटर न्यूक्लियर मतलब दो एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है मेटालिक रेडियस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें वैंडर वॉल रेडियस क्या होता है? वैंडर वॉल रेडियस बेटा ये होता है कि इफ गैस के मॉलिक्यूल्स में
कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो हम जानते हैं। इन दो गैस के मॉलिक्यूल्स में जो एडजेसेंट एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड गैसियस एटम्स के एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के एक एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा कहलाता है वैंडर वॉल रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलोगे तुम, आर वी लिख देना यहाँ पे, वैंडर वॉल रेडियस। ठीक है बेटा, हो गया। इसमें हम और पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं, देखो पहला तो पॉइंट ऐड कर सकते हो, दूसरा डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाओगे सबसे बेस्ट चीज है, सबसे अच्छा रहता है। दूसरी चीज आप इसमें, मतलब तीन चीज हो गई, एक तो डेफिनेशन हो गई, साथ में डायग्राम भी हो गया। अब हम और चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई, ये यहाँ पे एटम्स आर वेरी क्लोज, एटम्स आर वेरी क्लोज, बहुत ही एक दूसरे के पास पास होते हैं। यहाँ पे एटम एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन टचिंग, एटम्स एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में मेटालिक रेडियस मेटालिक बॉन्ड से बनता है कि स्ट्रॉन्गर होता है, वैंडर वॉल रेडियस वैंडर वॉल जैसा कोई बॉन्ड नहीं होता है, वो केवल दो दूर दूर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। एक पॉइंट और, मेटालिक रेडियस छोटी होती है, वैंडर वॉल रेडियस ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? तो इतने सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। उप्स, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो आने वाला है जो मैं बिगनिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर से देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या है। देखा, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आ सकता है, और लो आ गया। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक की दूरी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। आखिरी शेल तक की दूरी को क्या बोला जाता है? एटॉमिक रेडियस। और ये एटॉमिक रेडियस जो है ये ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से बढ़ती और घटती है। ठीक है, और इसके साथ में आप टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए, अलोंग द ग्रुप बेटा क्या होता है, ध्यान देना। ऐसा है कि अगर हम एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे, हम कह रहे हैं हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप होती है ना आजकल, तो यहां से यहां जाने में 1 2,1 2,8,1 2,8,1, तो यहाँ पे जाने में हमारा नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से ये जो दूरी है ये बढ़, भाई ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, तो डाउन द ग्रुप जाने में शेल बढ़ता है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा लेकिन शेल बढ़ेगा, और शेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है, रेडियस एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बात हम बता सकते हैं विद एग्जांपल, एग्जांपल जरूर लिखना है। ठीक, दूसरी बात है अलोंग द पीरियड। भाई देखो, इसका एग्जांपल अब हम लेके चलेंगे कि मैंने कोई पीरियड ले लिया, मैंने कहा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैं यहाँ तक चली गई हूँ आपके सेकेंड पीरियड में। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है 2,1, यहाँ है, सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए चलेंगे तो डिटेल में अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 और 2,8। भाई देखो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैम हम क्या करें? अरे तुम्हें ही तो काम करना है इसको। भाई आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8, एक एक करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और शेल बढ़ना रही है। अब तुम जरा इस बेचारे एटम की तरफ देखो, अगर इस बेचारे एटम में आखिरी शेल में आप 1 इलेक्ट्रॉन लगाओ तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और लगा दो तो थोड़ा और करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और लगा दो तो थोड़ा और अट्रैक्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और लगा,
तो भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो न्यूक्लियस अट्रैक्शन शो करता ही जा रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन शो कर रहे हैं वैसे वैसे साइज भी तो छोटा होगा। तो बस वही हो रहा है, इधर से इधर जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। पर कब तक वो अट्रैक्शन लगाता रहेगा, कब तक वो साइज जो है स्मॉल होता जाएगा? हमेशा ऐसा नहीं होता है बेटा। तो जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं, ये जो हमारी फ्लोरीन की बात है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये फ्लोरीन और नियॉन, यानी कि हमारा पीरियड 17 और सॉरी ग्रुप 17 और 18 की बात हम कर लेते हैं। ग्रुप 17 और 18 पे आप जैसे ही पहुंचोगे, आप ये देखोगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है और इसका 2,8 है। भाई तुमने पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 और 2, लेकिन तुमने नेक्स्ट शेल में तो हद ही कर ली एकदम, तुमने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए और अब तुम 8वां इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हो। न्यूक्लियस कह रहा है हम इतना नहीं खींच पाएंगे। और अगर न्यूक्लियस खींच भी ले, अगर न्यूक्लियस इन आखिरी शेल में पड़े हुए 7 इलेक्ट्रॉन को खींच भी लेगा, तो 8वां इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से हैं उनके बारे में तो सोचो। तुम तो भरते ही चले जा रहे हो, भरते ही चले जा रहे हो, लेकिन हम कैसे रहेंगे? तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से ये जो साइज ऐसे करके डिक्रीज हो रहा था, सबसे मतलब डिक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। ये जैसे ही फ्लोरीन तक पहुंचता है, फ्लोरीन के बाद नियॉन का साइज, फ्लोरीन से मतलब हर ग्रुप 17 के एलिमेंट का साइज ग्रुप 18 के एलिमेंट के साइज से छोटा होता है। ग्रुप 18 इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स की वजह से बढ़ा देता है साइज को, लेकिन सिर्फ ग्रुप 17 ग्रुप 17 से ये बढ़ाता है। ग्रुप 17 से ये ग्रुप 17 से ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है उसका साइज बड़ा होगा, और नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचना कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद की क्या है, देखो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप अगर इनफ लिखते हो, ये एग्जाम्पल लेके चलते हो, ये सारे आंसर्स लिखते हो, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी मार्क्स रिडक्शन की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनाएगा, ठीक है। डेडिकेशन शो करो। अगर तुम, मेरी बात ध्यान रखना, अगर तुम उस आंसर को समझ रहे हो बेटा, इफ यू नो अबाउट द आंसर, वो आपका रटा रटाया आंसर नहीं है, तभी अगर आप खुद समझोगे तभी कोई बात किसी दूसरे को समझा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं लर्निंग पे ध्यान दीजिए, बाकी लिखना विखना सब आ जाता है। चलो, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए। उस 2 शॉर्ट क्वेश्चन में हमने बहुत बड़ा टॉपिक कवर अप कर लिया था एटॉमिक रेडियस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन 3 दे रही हूँ दैट इज अवर लॉन्ग क्वेश्चन, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्चुअली में पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इस तरीके के क्वेश्चन अब रिसेंट में आने लगे हैं बोर्ड बीएससी में, कि एक क्वेश्चन देंगे गिव रीजन और उसके 5 पार्ट्स दे देंगे, अब आपको उसका आंसर लिखना है। अब ध्यान से सुनो, जैसे पहला है, ठीक है, ऐसे ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, फोर्थ है, फिफ्थ है। आप मेरी बात सुनिए, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ध्यान रखना, आप एक एक रीजन को एक एक पॉइंट में इलेबोरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन देना, तो उस अच्छे एक्सप्लेनेशन की बात हम करते हैं, ताकि हमारे इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में और भी दूसरे क्वेश्चन तैयार हो जाए। गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला है द साइज ऑफ एन आयन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। ये कह रहे हैं कि अगर कोई एटम निगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उस पेरेंट एटम से उसका साइज बड़ा हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। क्यों हो जाता है, रीजन बताना है। तो मैंने ये पढ़ाया था कि अगर किसी एटम के आखिरी शेल में मान लो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन थे फॉर एग्जाम्पल ओनली, तो जैसे ही इस पे तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही, ये न्यूक्लियस इन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही फोर्स लगा सकता है। तुम कॉन्सेप्ट को समझो, लास्ट पिछला वाला ये मत सोचना मैम अब तो तीसरा आ गया, अब तो तीसरे को करना चाहिए था, अब तो छोटा हो जाना चाहिए, नहीं भैया, हर चीज को सेम कॉन्सेप्ट के साथ नहीं देखोगे। न्यूक्लियस वही है, न्यूक्लियर चार्ज वही है, जो 10 रुपए 2 लोगों में बांटने थे, अब वो 10 रुपए 3 लोगों में बांटने हैं, समझ गए, है ना। तो बस यही किया है, जो न्यूक्लियर चार्ज केवल इन 2 पे लग रहा था, अब वो न्यूक्लियर चार्ज तीसरे वाले पे भी लग रहा है, तो प्यार बट गया,
और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से दूरियां आ गई और साइज बढ़ गया। बात समझ में आ गई? तो एटम का जो पेरेंट एटम है उससे साइज इसलिए बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहता है, अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्जन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनायन का साइज कैटायन के साइज से पेरेंट एटम से बढ़ जाता है। ठीक है, और आप इसमें डायग्राम बना के किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर आप कहो कि क्लोरीन एंड Cl नेगेटिव, तो भाई ये बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे एटम जो हैं उनका साइज बड़ा हो सकता है। मैंने बहुत आपको क्लियरली ये बात समझाई है, आपके पास सारे नोट्स भी हैं। जिन लोगों ने भी हमारे ऐप के ऊपर परचेज किया हुआ है, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें नोट्स भी हैं, और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, क्योंकि आपका कमेंट्स, आपकी शेयरिंग हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ हैलोजेंस बाय फार द हाईएस्ट। कहने का मतलब ये है, पहली ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक चले गए और ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा। क्यों? उसका रीजन बताते हैं हम आपको। भाई ग्रुप 1 2 से बीच में 3 to 12 को मैं छोड़ूंगी, मैं कहूंगी 13 14 15 16 17 और 18। ग्रुप 1 और 2 भाई आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकता है, 4 है तो शेयर कर सकता है, 5 है तो शेयर कर, 7 है तो शेयर, 6 है तो शेयर कर सकता है। लेकिन जैसे ही 17th पे हम पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। भाई बढ़ तो रही है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं, एटम का साइज हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पे एटम का साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित अट्रैक्ट करने की, वो इंक्रीज कर जाती है। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये एटम जो कि ग्रुप 17 का है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा, सबसे ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में इनका साइज अगर देखा जाए तो छोटा होता है। फ्लोरीन तो हमारा सबसे छोटा है और इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लार्जर होता है। आप सबसे पहली बात है एग्जांपल्स देके अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इज ऑलवेज देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से हमेशा ज्यादा ही होती है। ऐसा क्यों है? समझने की कोशिश करिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंका है, तो जब बाहर फेंका था तो एनर्जी लगी होगी ना, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, माय डियर स्टूडेंट्स। और वो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है पूरी तरीके से एटॉमिक साइज के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, चलो दे दिए जाएंगे, थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर आखिरी शेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ी ना सही रहता है। इतने इलेक्ट्रॉन्स में तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन डोनेट करना हो या अट्रैक्ट करना हो, हम तो पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ये मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, मतलब 1 से लेकर 18 तक जाने में ग्रुप वाइज आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज।
ओके, लेकिन पूछ रहे हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है। ठीक, ये तो मैंने तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बताया है जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। ठीक है मैम, होता क्या है, मान लो कोई एटम है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, एक एक एक, मैं ये कह रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को तुमने बाहर फेंक दिया खूब सारी एनर्जी लगा के, जो न्यूक्लियर चार्ज उन 3 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा था, अब वो न्यूक्लियर चार्ज उन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है। अब उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आओ, जब 10 रुपए 3 लोगों में बट रहे थे तो कम कम थे, जब 10 रुपए 2 लोगों में बट रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा तरीके से बट गए। ठीक है, 50-50 बट गए। तो अब ये न्यूक्लियर चार्ज 2 पे लग रहा है, अब अगर तुमने ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया तो ये न्यूक्लियर चार्ज केवल 1 पे लगेगा। तो जैसे जैसे आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका जाएगा, वैसे वैसे मैम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी, दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे भी ज्यादा होगी, उससे भी ज्यादा होगी, उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन बहुत जगह इन चीजों का एक्सेप्शन भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा है ऑलवेज, तो आपसे बोला ऑलवेज, आप भी मान लो ऑलवेज, और आंसर इनको दे दो बढ़िया सा, विद एग्जाम्पल हमें देना है, हर चीज आपको प्रोवाइड है। देखो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स की पीडीएफ भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जो भी हमारी ये सीरीज चल रही है, इसी में शायद लास्ट लेक्चर तक मैं आपको टेलीग्राम लिंक दूंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम्हें थ्योरी तो मिल जाएगी, अब तो चीजें इतनी आसान है, आप गूगल करिए आपको थ्योरी व्योरी सब मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रॉपर मतलब आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट जाना है उस पे वर्क करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ने कहा मेरी तो बात ही नहीं करी, मैं नाराज हो जाऊंगी, तुम्हारी भी कर लेते हैं, हालांकि भी कर चुके हैं क्वेश्चन में। सुनो, ये है हमारा प्यारा ऑक्सीजन, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि सेकंड है ऑक्सीजन एटम की, वो नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव। तो इसका 2,6 भाई देखो, इस ऑक्सीजन का O2 मतलब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है मैम 2,6। अगर इसका एसपीडीएफ निकालें तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 1s2 2s2 2p4। बेटा ध्यान देना इस बात पे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल बिगनिंग से बताते हैं। भाई देखो, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उसको अपनी तरफ ऐड करने के लिए जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ठीक है, ऑक्सीजन तो वैसे ही आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो हमने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया। तो जब हमने पहली बार इसको इलेक्ट्रॉन दिया, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो पहली बार में जब हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये हो गया 2p5। बात समझ रहे हो, मतलब जब हमने ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये O निगेटिव बनाने लगा था, समझ रहे हो, O निगेटिव बनाने लगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ 2,5, अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्लोरीन की तरह हो गया है। जैसे ही हम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन को दूसरा इलेक्ट्रॉन O निगेटिव को एक इलेक्ट्रॉन और दोगे तो ये O2 निगेटिव बना रहा है। तो जब तुम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो इस एटम के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बुरा लग जाएगा, जिसकी अंदर के इलेक्ट्रॉन तो तुम छोड़ो, ये जो तुम्हारे आखिरी शेल के, ये मैं कहूंगी मैंने 3 शेल बनाई, होती 2 ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये इसकी पहली शेल है, ये इसकी दूसरी शेल है। तो ये वाली जो शेल में आसपास के इलेक्ट्रॉन है इनको बहुत बुरा लग जाएगा कि तुम तो इलेक्ट्रॉन मंगाते चले जा रहे हो। तो जब ये अट्रैक्ट हो रहा होगा तो ये रिपल्जन लगाएंगे, ये और मेहनत करेगा। तो जब ये और मेहनत करेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो जो एनर्जी रिलीज होनी थी, मैंने बिगनिंग में कहा था ना एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है,
तो जो एनर्जी रिलीज होनी थी अब वो एनर्जी चली गई, एब्जॉर्ब हो गई, लग गई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में। तो इसी वजह से यहाँ पे जो बेटा एनर्जी है वो निगेटिव है, वो रिलीज हुआ है इसलिए। अच्छा एक चीज और है, निगेटिव की जगह यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी आपकी, मतलब जो एटम पे एनर्जी आपकी लगी, जिस तो अब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे तो ये रिलीज हो गई, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होना था तब ये एनर्जी बेटा रिलीज होने की बजाय एब्जॉर्ब हो गई। तो मेरा पॉइंट क्या है इसको समझो, मेरा पॉइंट ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वो एनर्जी जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं कहूंगी कि वो निगेटिव होती है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज होती है, एंड एनर्जी रिलीज इज ऑलवेज नेगेटिव, और जिसकी वजह से जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। सवाल कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एनर्जी रिलीज होनी थी, तो ऑक्सीजन की पॉजिटिव क्यों हुई? जवाब ये कह रहा है कि ऑक्सीजन ने जब पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो बहुत आसानी से एनर्जी रिलीज हो गई, लेकिन जब ऑक्सीजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया था तो एनर्जी रिलीज होने की बजाय लग गई, एब्जॉर्ब हो गई, क्योंकि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गया था। समझ में आ गई बात? इसको एग्जाम्पल के साथ में लिखना पड़ेगा, इतना ढेर सारे एग्जाम्पल इसकी इक्वेशंस के साथ में लिखना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, बाकी नोट्स का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब इस क्लास का भी जो पीडीएफ है वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली। एटम का, तुम्हें पता है ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, दिस क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग द टॉपिक एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में जो टॉपिक हमने पढ़ा है वही चीजें यहाँ पूछ रहा है कि एटॉमिक साइज को हम एकदम मतलब करेक्टली नहीं डिफाइन कर सकते। व्हाई? देखो इसमें तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंटल चीजें नहीं लगानी, इसमें तुम्हें सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, वो जो तुमने अभी तक सीखे हैं कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है शील्डिंग इफेक्ट पे, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब अंदर वाले एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, एक शील्ड बना रहे हैं, उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। बुरा लग रहा है ना उन्हें? निगेटिवली चार्ज है, वो भी निगेटिवली चार्ज है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, नंबर ऑफ शेल की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और साथ में सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इन 5 पॉइंट्स को भी अगर आप इस आंसर में डिफाइन कर देते हो तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आंसर के अंदर, मतलब आंसर एकदम मीनिंगफुल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली में होती क्या है? देखो भाई, ये बहुत सिंपल सी बात है जिसको तुम्हें समझना है। ए एटम जब बी एटम के साथ में बॉन्ड बना रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है, कभी हमेशा मतलब हम ए को लेते हैं कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है, या कई बार ए और बी के बीच में जब बॉन्ड होता है तो ए और बी के बीच में शेयरिंग होती है, कई बार ट्रांसफर होगा, कई बार शेयरिंग होगी। दोनों ही केसेस में अगर मैं पहले शेयरिंग वाले की बात करूं जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये वाला एटम जो कि एनायन होगा, जो कि नॉन मेटल होगा, ये इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे शेयर था बीच में वो यहाँ पहुंच गया है। समझ रहे हो? ये जो शेयरिंग थी ये ऐसी हो गई, थोड़ी दूर हो गई है। तो इस टेंडेंसी को, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब भी ऐसा ही होता है, बी जो है वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छा तब तो लाजमी है बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, क्योंकि हमें पता है कि ए एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट दिया, जान दिया, उन्होंने कहा ले जाओ। लेकिन यहाँ पर तो शेयरिंग हुई, यहाँ पर तो शेयरिंग रखनी चाहिए थी, पर यहाँ पर शेयरिंग नहीं रखी, यहाँ पर अपनी तरफ खींच लिया, तो उस टेंडेंसी को, उस पावर को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करेगी? अगर मैं अलोंग द ग्रुप बताऊं या अलोंग द पीरियड बताऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है। मतलब
दो चीजों पे क्या, हर एक चीज साइज पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो जब हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे, देखो बेटा मैं बहुत लेक्चर्स में आपको कंटिन्यूअसली चीजें समझा चुकी हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रुप के अकॉर्डिंग साइज बढ़ता है घटता है, पीरियड के अकॉर्डिंग साइज बढ़ता है घटता है, ये चीज सीख गए हो। तो अब हम थोड़ा डायरेक्ट प्रोसेस यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो अलोंग द ग्रुप क्या, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, तो हमारा आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जाता है, साइज जिसकी वजह से बढ़ता नहीं है। जब साइज नहीं बढ़ेगा, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आखिरी शेल में जब मान लो 1 1 1 1 1, तो इलेक्ट्रॉन सेम रहता है लेकिन साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी शेल से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ही नहीं लगा रहा। जब अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा रहे हो तो शेयर्ड वाले पे कैसे लगाओगे? उसी की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, अक्रॉस अलोंग द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। आगे की बात मैं कर लेती हूँ आप लोगों से, स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स थे। जब आपके पास टॉपिक आएगा आपको डिटेल में सब कुछ लिखना है। इसको नापने के लिए स्केल्स थे, पॉलिंग स्केल था, मुलिकन स्केल था, एलरेड रॉको स्केल था। एक एक स्केल को समझेंगे कैसे क्या पता, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। जो हमारा पॉलिंग स्केल है, देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसको हम काई से मान लो डिनोट करते हैं, वो इसको नहीं बता रहा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं बता रहा है, वो बता रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को, इसको बता रहा है। यानी कि जीटा काई ए माइनस काई ई बी, ये स्केल एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं नापता है, इनके डिफरेंस को नापता है। और ये कह रहा है अगर एटम ए और बी आपस में बॉन्डेड हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो होगा 0.208 डेल्टा ए बी अंडर रूट। अभी समझ में आएगा कि ये क्या है। ऐसे ही जीटा ए माइनस जीटा बी इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा ए बी। ऐसे ही जीटा डेल्टा ए बी क्या है, सुनो, डेल्टा ए बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बॉन्ड एनर्जी का चेंज, बस इतना समझो। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी भाई, जब ए बी आपस में बॉन्डेड होगा, ए आपस में बॉन्डेड होगा, बी आपस में बॉन्डेड होगा, भाई पहले ए आपस में बॉन्डेड होगा, बी आपस में बॉन्डेड होगा और ए बी फिर आपस में बॉन्डेड होगा। इसी तरीके से तो बना होगा, देखो भाई ए और ए में पहले बॉन्ड होगा, फिर बी और बी में बॉन्ड होगा, फिर ए और बी में बॉन्ड होगा। बात समझ रहे हो? तो जब ये टूटेगा तब ये बनेगा। तो हम कह रहे हैं इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, ये रही इनकी एनर्जी, ये चेंज इन मतलब बॉन्ड एंथैल्पी का चेंज है ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी अंडर रूट का, वो हमने यहाँ पुट करा और इससे डिफरेंस निकाला। ठीक है, ये दोनों मैम अलग अलग फॉर्मूला है, क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला किलो कैलोरी पर मोल में बताएगा, ये किलो जूल पर मोल में बताएगा। फॉर्मूला सही है, बस यूनिट चेंज। तो ये हमारा पॉलिंग स्केल था। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना पॉलिंग स्केल में मैंने क्या बताया। मुलिकन स्केल की बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। मुलिकन स्केल ने ये कहा है कि आयनाइजेशन मतलब इनका स्केल आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे पूरी तरीके से बेस्ड था। इन्होंने कहा कि अगर हमारा एटम आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो रखता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगती है, या आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करनी है, वो पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, वो जो उसकी एनर्जी है वो हमें बताएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इन्होंने बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा काई इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए अपॉन 2। सीधी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो सम है मतलब उसका जो एवरेज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताएगा। बहुत सही कॉन्सेप्ट लगाया था इन्होंने। इन्होंने 3 फॉर्मूला दिया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का है, ये किलो जूल पर मोल का है, ये किलो कैलोरी पर मोल का है। बात समझ रहे हो? मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज बाई 2। इन्होंने 540 से डिवाइड किया क्योंकि यूनिट चेंज करी, इन्होंने यहाँ 130 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ यूनिट चेंज हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है मेरे बच्चों। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट वही है। नेक्स्ट बता देते हैं आपको, एलर्ड रॉको स्केल।
इन्होंने क्या कहा है, इस बात को भी आप बहुत ध्यान से अच्छे से समझिए। इन्होंने बोला है कि हमारा स्केल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वहां रेडियस। ध्यान से सुनना, क्या हुआ था, ये न्यूक्लियस था, ये आखिरी शेल है और ये इसकी बीच की शेल है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, ये अट्रैक्शन होने नहीं देना चाहते, ये अट्रैक्शन होने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये उसके लिए एक शील्ड का काम कर रहे हैं और इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इन्होंने कहा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो ध्यान से, बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनो। जब न्यूक्लियस को, ये रेज हो गया, न्यूक्लियस को फोर्स लगाना था आखिरी वाले शेल पे, बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें लगा बुरा, उन्होंने लगा दिया रिपल्सिव फोर्स, जिसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट लगाने की वजह से जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ से सफर करना चाहिए था उतना नहीं हुआ, मतलब जितना न्यूक्लियस को चार्ज लगाना था उतना नहीं लगा पाया, कम लगाया, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे कैसे, तुम मुझे बताओ। 10 का लगाना था, 8 का लगा पाए, समझ रहे हो, 10 का लगाना था 8 का लगा पाए, डिफरेंस क्या है भाई, 10 लगना चाहिए था, उसमें से 2 शील्डिंग इफेक्ट लग गया, इसीलिए तो 8 लगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट, मतलब उसका जो रिपल्सिव फोर्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सिंपल बात है एकदम। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है Z, जो आपका एक्चुअल है उसमें से उसका शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर दीजिए, आराम से आपको Z इफेक्टिव मिल जाना है। अब बात समझ में आ गई। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या है, ये कह रहा है काई इज इक्वल टू 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर, R का मतलब एटॉमिक रेडियस जो कि न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक की दूरी होती है, प्लस 0.744। ये एलर्ड रोको स्केल है, इन्होंने हमें इस वाले स्केल के बारे में बताया, मतलब इन्होंने हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया। तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को ताकि कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन ना रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है जब कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज इसलिए कर लेता है क्योंकि आखिरी शेल से दूर है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो है नहीं, निकल लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरी बात हमने करी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स को हम कैसे पहचानेंगे, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, एलर्ड रॉको स्केल। अब सुनो, पॉलिंग स्केल ने क्या कहा, पॉलिंग स्केल ने हमसे ये बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि काई है, जो कि एक्चुअली में जो स्केल वो बता रहा है वो कह रहा है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को बताएंगे। तो उसका डिफरेंस है 0.208 अंडर रूट डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी क्या है, डेल्टा ए बी है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किसकी है, ए बी बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, उसमें से माइनस कर देंगे ए और बी बी की एनर्जी का रूट 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 वैल्यू, मतलब फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता चल जाएगा। दूसरे वाले स्केल ने क्या कहा, मुलिकन स्केल ने, कि ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट होता है, ये पूरी तरीके से उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने हमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, इन्होंने कहा है कि लो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, सबका फॉर्मूला आपके लिए गिवन है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो रिलैक्स होके। एलर्ड रोको स्केल ने सीधे सीधे बोल दिया हम तो जेड इफेक्टिव और रेडियस की बात करेंगे। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि कैसे ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड बना रहे हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ना कर पाए। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला भी मैंने बताया, एक्चुअल वाले में से शील्डिंग वाला माइनस कर दो, इफेक्टिव जो एक्चुअली में इफेक्टिव है, जो एक्चुअली में लग रहा है वो पता चल जाएगा और उसको उठा के इसमें पुट कर दो फॉर्मूला में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी।
देखो, हमारे सिलेबस में बेटा वैल्यू कैलकुलेट करने को बहुत रेयरली आती है। हमारे सिलेबस में मेन चीज है कि वो आपसे इन डिटेल सारी चीजें पूछते हैं। तो जब आपको आंसर लिखना है तो एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है। और मैम वो एक एक पॉइंट आएगा कहाँ से? वो एक एक पॉइंट आएगा आपके लेक्चर से। जो मैं बोल रही हूँ वो करना है। देखो, एक टाइम पे मैं भी वहीं पर थी जहां पर आप पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो मैं भी अभी भी मैं पढ़ती हूँ, अभी भी मैं क्लास लेती हूँ। जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें नोट करना होता है। अच्छा, ये पॉइंट है, लिख लो, क्योंकि नोट्स हमेशा अपने बनाने हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तुम जितना तुम्हारे दिमाग में होगा ना, अगर हाफ पेज का आंसर, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक पैराग्राफ होगा तो तुम 2 पैराग्राफ लिख के आओगे, अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन का तरीका आता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लगे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपको सारी चीजें यहीं पर मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बाय बाय।